नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ में हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फारस की सभ्यता के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको फारस के पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। ईरान को सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता था। फारस और भारत का अत्यंत प्राचीन काल से गहरा संबंध रहा है। विश्वास किया जाता है कि फारस में जा बसने वाले आर्य उसी मूल वंश के थे जिससे भारतीय आर्यों का विकास हुआ। अवेस्ता की भाषा संस्कृत से इतनी मिलती जुलती है कि दोनों एक ही भाषा परिवार की मानी जाती है। भारत से फारस का निकट संबंध 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में स्थापित हुआ, जब फारस के शहंशाह साइरस ने काबुल नदी तथा सिंधु नदी के बीच का प्रदेश जीत लिया, जिसमें अश्वक आदि गणों का निवास था। डेरियस लगभग 582 से 486 ईसा पूर्व के राज्यकाल में फारस के साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार हुआ। गंधार तथा उससे और पूर्व में सिंधु नदी तक का प्रदेश उसके अंतर्गत आ गया। गंधार से पूर्व के प्रदेश को ईरानी हिंद कहते थे और वह फारस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। गंधार और हिंद डेरियस के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जरेक्सीज के राज्य के अंतर्गत बने रहे। जरेक्सीज ने जब यूनान पर चढ़ाई की तब उसकी सेना में गंधार और हिंद के भी सैनिक लड़ने लग गए थे। फारस और भारत के प्राचीन संपर्क के फलस्वरूप उत्तर पश्चिम भारत में स्वराष्ट्रीय लिपि प्रचलित हो गई तथा भारतीय वास्तुकला पर भी फारसी प्रभाव दृष्टिगत होने लगा। फारस के शहंशाह डेरियस तृतीय को मकदूनिया के राजा सिकंदर ने 331 ईसा में गोगामेल की जिस लड़ाई में हराया, उसमें भारतीय सेनाओं ने भी फारस की सेनाओं के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध के बाद ही डेरियस तृतीय की मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप सिकंदर फारस के साम्राज्य का स्वामी हो गया। इसके बाद ही सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में पंजाब तथा सिंध पर आक्रमण किया, जिनके ऊपर फारस के साम्राज्य का नियंत्रण शिथिल पड़ गया था और जहां पर उनके छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद पंजाब ने फारस के साम्राज्य के नियंत्रण से अपने को मुक्त कर लिया, किंतु फारस और भारत के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध कायम बने रहे। सम्राट अशोक ने पश्चिम के जिन सुदूरवर्ती राज्यों में धर्म विजय के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था, वे फारस होकर उन देशों में गए थे। फारस में उस समय मानी धर्म प्रचलित था। बौद्ध भिक्षुओं ने इस मानी धर्म को भी प्रभावित किया। अजंता की गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्र से प्रकट होता है कि फारस और भारत के बीच मैत्री संबंध बराबर बना रहा। इस भित्ति चित्र में दिखाया गया है कि फारस के शाह खुसरो द्वितीय के द्वारा लगभग 627 ईसा में भेजा गया दूत चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर रहा है। 7वीं शताब्दी के मध्य में अरबों ने जब फारस पर अधिकार करके वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया, जरथुस्त्र पारसियों का एक दल और अपनी जमीन और दौलत की अपेक्षा अपने धर्म से अधिक प्रेम करता था। भागकर भारत चला आया और यहाँ पर उसने आश्रय प्राप्त हुआ। इन फारसियों के वंशज आज भी वर्तमान में हैं और भारत के सम्मानित एवं समृद्धशाली अल्पसंख्यक वर्ग में उनकी गणना की जाती है। भारत पर जिन मुसलमानों ने विजय प्राप्त की, उनमें अधिकांश तुर्क तथा सुन्नी थे। उधर फारस के लोग तथा वहां के शाह शिया मतावलंबी थे। इसलिए मुसलमान शासन काल में फारस और भारत के संबंध सूत्र शिथिल पड़ गए। फिर भी फारस के साहसी मुसलमान अक्सर दौलत की खोज में भारत आते रहते और उन्हें अक्सर यहाँ पर आने पर अमीर बना दिया जाता था। इसी प्रकार का एक ईरानी अमीर यूसुफ आदिल शाह था, जिसने बीजापुर का आदिल शाही वंश चलाया। प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार फरिश्ता भी फारस का रहने वाला था। उसने भारत में मुसलमानी राज्य शक्ति के उत्थान और पतन का इतिहास लिखा। दिल्ली के सुल्तान के दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग होता था और मुगल दरबार में भी इस भाषा का प्रयोग जारी रहा। सारे भारत में मुसलमान शासकों के दरबारों में फारसी भाषा, फारसी पहनावे और फारसी शिष्टाचार का प्रचलन था। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं को फारस के शाह तहामस्य के दरबार में शरण मिली और उसी की फौजी सहायता से उसने दोबारा दिल्ली का तख्त प्राप्त किया। 1649 ईस्वी में फारस ने कंदहार छीन लिया और शाहजहां तथा औरंगजेब द्वारा उस पर दोबारा अधिकार कर लेने के सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया। फारस ने भारत को सबसे जबरदस्त चोट 1738 ईस्वी में पहुंचाई, जब फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की, दिल्ली को निर्दयता पूर्वक लूटा तथा तख्ते ताउस
कोहिनूर हीरा और बहुत सी दौलत लेकर फारस लौट गया। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु के बाद ही अफगानिस्तान में अहमद शाह दुर्रानी की राज्य शक्ति से उदय हुआ, और परंतु नादिर शाह के हमले से भारत को जो क्षति पहुंची उसे वह फिर उबर नहीं पाया। नादिर शाह के हमले ने मुगल साम्राज्य को जर्जर कर दिया। 19वीं शताब्दी में फारस को लेकर ब्रिटेन और रूस में काफी प्रतिद्वंदिता चली। दोनों ही फारस को अपने संरक्षण में लेना चाहते थे, परंतु भारत और फारस का राजनीतिक संबंध ब्रिटेन और रूस की कूटनैतिक चालों से संबद्ध हो गया। 1907 ईस्वी में ब्रिटेन और रूस में समझौता हो गया, जिसके द्वारा दोनों ने फारस की अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हो गए कि उत्तरी फारस को रूसी प्रभाव क्षेत्र में तथा दक्षिण पूर्व फारस को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में माना जाएगा। रूस ने यह स्वीकार कर लिया कि फारस की खाड़ी में इंग्लैंड का विशेष स्वार्थ है। इस प्रकार यूरोप के दो सभ्य देशों ने एक स्वतंत्र देश का आपस में जिस नीति से बंटवारा कर लेने का निर्णय लिया, वह उनकी सभ्यता से वास्तविक चेहरे को बेनकाब करने वाला था। और 1934 ईस्वी से फारस का नाम सरकारी तौर से बदलकर ईरान कर दिया, और ईरान अब शक्तिशाली आधुनिक राष्ट्र बन गया और भारतीय गणराज्य से उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।